करेंगे आप लोगों की आउटलाइन का 12th मॉड्यूल जिसका नाम है मार्केट्स अंडर मोनोपोली। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे मोनोपोली के मार्केट स्ट्रक्चर को, क्योंकि मोनोपोली जो मार्केट स्ट्रक्चर की टाइप है इसका क्या मतलब है, इसको सबसे पहले हम डिटेल से समझेंगे। तो मोनोपोली जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर है। ठीक है। और ये जो है जो हमने प्रीवियसली मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन का, ये मोनोपोली जो है वो उससे टोटली ऑपोजिट है। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के केस में हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा बायर्स थे और बहुत ज़्यादा सेलर्स थे। परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मोनोपोली जो है वो उसके टोटली ऑपोजिट है। मोनोपोली में जो है वो सिर्फ एक सेलर होता है जो पूरी मार्केट को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है। तो अगर हम मोनोपोली की डेफिनेशन को देखें तो मोनोपोली की डेफिनेशन के मुताबिक जी, मोनोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां मार्केट में सिर्फ एक सेलर होता है और उस प्रोडक्ट का जो है वो कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। इसका मतलब कंज्यूमर के पास जो है वो अल्टरनेटिव चॉइसेस होती हैं वो बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। इसलिए मोनोपोली जो है वो मोनोपोली फर्म जो है वो मार्केट में बहुत पावरफुल होती है और प्राइस और आउटपुट दोनों को जो है वो कंट्रोल कर रही होती है। तो मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज ओनली वन सेलर ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। ये एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें किस प्रोडक्ट का जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो सेलर होता है और उस प्रोडक्ट का जो है वो कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेटिव जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। क्योंकि उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का सिर्फ एक ही सेलर होता है, इसलिए वो फर्म जो होती है वो क्या करते हैं, प्राइस और आउटपुट दोनों को जो है वो कंट्रोल कर रही होती है। तो क्या करते हैं, तो मोनोपोली में जी सिर्फ एक फर्म होती है और वो एक फर्म ही जो है वो क्या कहते हैं, इंडस्ट्री होती है। वन फर्म इज इक्वल टू इंडस्ट्री। अब इसका मतलब है जी पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही फर्म होती है। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारी फर्म्स थी जो मिलकर जो थी वो इंडस्ट्री बना रही थी और एक फर्म जो है वो पूरी इंडस्ट्री का एक छोटा सा शेयर थी। लेकिन मोनोपोली में जी एक ही फर्म होती है जो पूरी इंडस्ट्री होती है। ठीक है। मोनोपोली में जी कंपटीशन जो है वो नहीं होता, नो कंपटीशन फ्रॉम अदर सेलर्स, क्योंकि मार्केट में दूसरा सेलर मौजूद ही नहीं होता। तो इसी वजह से मोनोपोली फर्म को जी प्राइस मेकर भी कहा जाता है। अब प्राइस मेकर का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फर्म प्राइस मेकर होती हैं, प्राइस टेकर्स नहीं होती। अब प्राइस मेकर का मतलब ये है कि फर्म जो होती है वो अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक जो है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन से जो है वो टोटली डिफरेंट है। परफेक्ट कंपटीशन से जो है वो टोटली डिफरेंट इसेंस में होती हैं, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में जहाँ फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर्स होती हैं। और प्राइस टेकर का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि मार्केट में जो प्राइस होती है, डिमांड और सप्लाई की बेस पर जो प्राइस डिटर्मिन होती है, वो उस प्राइस को एक्सेप्ट करती है और उन्हें उसी प्राइस पर जो है वो बेचना पड़ता है। वो मार्केट की प्राइस से डेविएट नहीं कर सकती, मार्केट की प्राइस से कम पर तो बेच सकती हैं, लेकिन मार्केट प्राइस से ज़्यादा पर वो नहीं बेच सकती। तो मोनोपोली में जो है वो क्या कहते हैं, क्योंकि सेलर जो है वो सिर्फ एक होता है, इसलिए उसके पास भी मार्केट पावर होती है और उस मार्केट पावर की वजह से जो है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकती है, इसलिए जी वो प्राइस मेकर होती है। ठीक है। अब हम मोनोपोली की जो है वो करैक्टरिस्टिक्स को जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली करैक्टरिस्टिक है मोनोपोली की कि उसमें जी सिंगल सेलर होता है, कि मोनोपोली मार्केट में सिर्फ एक ही फर्म होती है जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है और सप्लाई करती है। यानी पूरी मार्केट में उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की जो सप्लाई होती है वो एक ही सेलर के कंट्रोल में होती है। अब इसका मतलब कंज्यूमर्स अगर वो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो उन्हें उसी सेलर के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास जी
सेम प्रोडक्ट का जी कोई भी ऑल्टरनेटिव, कोई भी सब्स्टिट्यूट जो है वो अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, कि अगर मैं एग्जांपल अगर देखें कि अगर किसी एरिया में सिर्फ एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है और कोई दूसरी कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर रही, तो कस्टमर्स को मजबूरन जो है उसी कंपनी से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी परचेज करनी पड़ेगी, जो हमारी कंट्री के केस में वापडा है। या वापडा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रोल जो है वो वापडा के अंडर है, तो लोगों को वापडा से ही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो परचेज करनी पड़ती है, क्योंकि उसका कोई अल्टरनेटिव जो है वो पाकिस्तान की में मौजूद नहीं है। अब मोनोपोली में जो है वो फर्म जो है वो पूरी इंडस्ट्री को जो है वो रिप्रेजेंट करती है, इसलिए मोनोपोली फर्म के डिसीजंस जो होते हैं वो पूरी मार्केट को अफेक्ट करते हैं। अगर जो है वो फर्म प्राइस इंक्रीज करे तो पूरी मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो जाती है, और अगर फर्म आउटपुट कम करे तो पूरी मार्केट में जी शॉर्टेज हो जाती है। दूसरी इम्पोर्टेंट जो है वो क्या कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स है, नो क्लोज सब्सटीट्यूट। इसका मतलब है कि मोनोपोली प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट जो है वो अवेलेबल नहीं होता। क्लोज सब्सटीट्यूट से मुराद ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑलमोस्ट जो है वो सेम पर्पस सर्व करे, और कंज्यूमर जो है वो अगर एक के प्राइस भरे तो उस पर आसानी से स्विच करता है। मोनोपोली में जो है वो ऐसे अल्टरनेटिव प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल नहीं होते, इसलिए कंज्यूमर्स को जो है वो मोनोपोली फर्म से ही परचेज करना पड़ता है। और अगर फर्म जो है वो प्राइस इंक्रीज भी कर दे तब भी कंज्यूमर्स के पास ही लिमिटेड चॉइसेस होती हैं। ठीक है, कि अगर फर्म प्राइस इंक्रीज भी कर दे तब भी कंज्यूमर के पास भी कोई अल्टरनेटिव जो है वो अवेलेबल नहीं होता। कि फॉर एग्जांपल अगर किसी सिटी में सिर्फ एक रेलवे सिस्टम हो और उसका कोई प्रॉपर अल्टरनेटिव ना हो तो लोगों को उसी रेलवे सर्विस को जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो आपने एक बात याद रखनी है कि नो क्लोज सब्सटीट्यूट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई सब्सटीट्यूट एग्जिस्ट ही नहीं करता। कभी कभी डिस्टेंट सब्सटीट्यूट हो सकते हैं, लेकिन वो मोनोपोली प्रोडक्ट का परफेक्ट या क्लोज रिप्लेसमेंट नहीं होते। तीसरी इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है जी स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री। अब मोनोपोली का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट होता ही यही है कि न्यू फॉर्म्स जो है वो इजीली मार्केट में एंटर ही नहीं कर सकती। अब एंट्री बैरियर का मतलब है कि जी ऐसी ऑब्स्टेकल्स, ऐसी रुकावटें जो न्यू बिजनेस को मार्केट में एंटर होने से रोक देती हैं। तो अगर एंट्री इजी हो तो मोनोपोली जो है वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव ही नहीं कर सकती, क्योंकि न्यू कम्पिटिटर्स आ जाएंगे। इसलिए मोनोपोली मार्केट्स में जो है वो बैरियर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, अब बैरियर्स की जी क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बैरियर होता है जी लीगल रिस्ट्रिक्शंस। तो गवर्नमेंट कभी कभी किसी फॉर्म को स्पेशल लाइसेंस या पेटेंट दे देती है। अब पेटेंट क्या होता है, पेटेंट एक लीगल राइट होता है जो किसी कंपनी को नई इन्वेंशन पर एक्सक्लूसिव कंट्रोल देता है। ओके, फॉर एग्जांपल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कोई यूनिक मेडिसिन इन्वेंट की है और उसके पास जो पेटेंट हो कि दूसरी कंपनी जो है वो उस मेडिसिन को लीगली प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो इस तरह कंपनी जो है वो मोनोपोली इंजॉय करेगी। दूसरा बैरियर होता है जी हाई स्टार्टअप कॉस्ट, यानी कुछ इंडस्ट्रीज में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, और हर फर्म इतना पैसा जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर सकती। फिर अगर आप मिसाल ले लें कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कंपनीज, रेलवे का सिस्टम या नेचुरल गैस की इंडस्ट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो इतना एक्सपेंसिव होता है कि इसलिए एक न्यू फर्म जो है वो मार्केट में एंटर नहीं कर पाती। तीसरा बैरियर होता है जी कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। तो कभी कभी एक फर्म जो होती है वो इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल या रिसोर्सेज को जो है वो कंट्रोल कर रही है, और दूसरी फर्म्स के पास वो रिसोर्स जो है वो अवेलेबल नहीं होता। कि अगर आप एग्जांपल ले लें कि क्या कहते हैं कि अगर एक कंपनी किसी रेयर मिनरल सोर्स को कंट्रोल करती है तो दूसरी कंपनी सेम प्रोडक्ट जो है वो आसानी से पैदा नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर जी स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री के पॉइंट को हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे चौथा पॉइंट जो है, जो कि है जी जो चौथी करेक्टरिस्टिक को, जो है प्राइस मेकर। अब मोनोपोली फॉर्म में मार्केट प्राइस मोनोपोली जो होती है
मोनोपोली फर्म जो होती है वो मार्केट प्राइस को आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकती है और ये प्रॉपर कंपटीशन से बहुत डिफरेंट होता है। तो मोनोपोलिस्ट जो है अगर वो अपनी आउटपुट को इंक्रीज करे तो मार्केट में जो है वो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई के ज़्यादा होने की वजह से प्राइस जो है वो नीचे आ सकती है। और अगर मोनोपोलिस्ट जो है वो आउटपुट आउटपुट कम कर दे तो मार्केट में स्कार्सिटी जनरेट हो जाएगी और सप्लाई के कम होने की वजह से प्राइसेस जो है वो ज़्यादा हो सकती हैं। यानी मोनोपोली फर्म के पास ये पावर होती है कि वो क्वांटिटी और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप को जो है वो मैनेज करें। इसलिए मोनोपोली फर्म की मार्केट पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। लेकिन ये बात जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है कि मोनोपोलिस्ट जो होता है वो कंप्लीटली अनलिमिटेड पावर नहीं रखता। अगर वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज करेगा तो ऑब्वियसली कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट की डिमांड कम कर सकते हैं या अल्टरनेटिव प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है। तो मोनोपोलिस्ट के पास जो है वो कंप्लीटली अनलिमिटेड पावर नहीं होती। वो प्राइस मेकर ज़रूर होता है लेकिन कंप्लीटली अनलिमिटेड पावर नहीं रखता। ठीक है। फिफ्थ करेक्टरिस्टिक है मोनोपोली के मार्केट स्ट्रक्चर की कि इसका जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है कि मोनोपोली फर्म जो है वो पूरी मार्केट की जो डिमांड है वो फेस कर रही होती है। अब जब हम परफेक्ट कंपटीशन में फर्म की डिमांड कर्व को देख रहे थे तो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का डिमांड कर्व जो था वो हॉरिजॉन्टल था। ठीक है। और फर्म का डिमांड कर्व क्या था, हॉरिजॉन्टल था। लेकिन क्या कहते हैं क्योंकि फर्म जो थी वो प्राइस एक्सेप्ट करती थी, मार्केट की प्राइस को एक्सेप्ट करती थी। लेकिन मोनोपोली में फर्म जो है वो अगर ज़्यादा क्वांटिटी सेल करना चाहती है तो उसे प्राइस कम करनी पड़ती है। इसी वजह से मोनोपोली का जो डिमांड का होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है। इस तरह से भी क्या कहते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का होता है मोनोपोली के केस में। और प्रॉपर कंपटीशन के केस में क्या था, हॉरिजॉन्टल डिमांड। ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि अगर हाई प्राइसेस होंगी तो लोअर क्वांटिटी डिमांड होगी और अगर कम प्राइसेस होंगी तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मोनोपोली फर्म जो है वो मोबाइल इंटरनेट पैकेज की प्राइस अगर अगर कम कर दें तो ज़्यादा लोग पैकेज परचेज करेंगे। लेकिन अगर प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। यानी मोनोपोलिस्ट को ज़्यादा सेल्स के लिए प्राइस रिड्यूस करनी पड़ती है। इसी वजह से डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप होती है। ठीक है। अब जी क्या कहते हैं, सिक्स्थ करेक्टरिस्टिक है जी नो कंपटीशन। मतलब मोनोपोली मार्केट में डायरेक्ट कंपटीशन नहीं होता क्योंकि मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर होता है। अब प्रॉपर कंपटीशन में फर्म जो थी वो कंटिन्यूसली एक दूसरे से compete करती थी। लेकिन मोनोपोली में ऐसा नहीं होता। लिस्ट को जो है वो सेम प्रोडक्ट का जो है वो कंपटीटर का सेम प्रोडक्ट के लिए जो है वो उसे कंपटीशन या कंपटीटर्स को फेस नहीं करना पड़ता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोनोपोलिस्ट पर कोई प्रेशर ही नहीं होता। कभी कभी आउटसाइड सब्सटीट्यूट्स या कंज्यूमर्स की चेंजिंग प्रेफरेंसेस भी जो होती हैं वो डिमांड को अफेक्ट कर सकती हैं। कि फॉर एग्जांपल रेलवे जो है वो मोनोपोली को क्या कहते हैं, बसेस या एयरलाइन से जो है वो इंडायरेक्टली कंपटीशन मिल सकता है। ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को जो है वो सोलर एनर्जी सिस्टम से जो है वो चैलेंज मिल सकता है। ठीक है। अब सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, फॉर्म एंड इंडस्ट्री आर नॉट आर फॉर्म एंड इंडस्ट्री आर द सेम। यानी ये मोनोपोली का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म और इंडस्ट्री जो थे वो सेपरेट कॉन्सेप्ट थे। इंडस्ट्री बहुत सारी फर्म्स का कलेक्शन होती है। लेकिन मोनोपोली में क्योंकि सिर्फ एक ही फर्म होती है इसलिए फर्म ही जो है वो पूरी इंडस्ट्री होती है। तो इसी वजह से मोनोपोली में भी सेपरेट इंडस्ट्री सप्लाई का कॉन्सेप्ट नहीं होता जैसे प्रॉपर कंपटीशन में था। तो मोनोपोली फर्म की सप्लाई और इंडस्ट्री सप्लाई जो होती है वो सेम होती है। तो ये थी जी मोनोपोली की कुछ करेक्टरिस्टिक्स। तो अब हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। कि पहली एग्जांपल है जी रेलवे सर्विस।
अब कुछ कंट्रीज में जी रेलवे सिस्टम जो होता है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल और सिर्फ एक ही प्रोवाइडर जो है वो रेलवे ट्रांसपोर्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। अब कंज्यूमर्स के पास जी सेम रेलवे सर्विस का कोई दूसरा प्रोवाइडर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रेलवे की क्या है उस स्पेसिफिक कंट्री में मोनोपोली है। दूसरा है जी क्या कहते हैं, दूसरी एग्जांपल है जी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की। ठीक है, कि कई एरियाज में सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी होती है जो पूरे रीजन को जी क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करती है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान के केस में वापडा है। अब कंज्यूमर्स जो है वो दूसरी कंपनी चूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये लोकल मोनोपोली की जो है वो बड़ी जो है वो अच्छी एग्जाम्पल है। अब अगर हम मोनोपोली का जो है वो ओवरऑल इम्पैक्ट समझने की कोशिश करें तो मोनोपोली फर्म के पास मार्केट पावर होती है और वो प्राइस और आउटपुट को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इसी वजह से वो कंज्यूमर्स को कभी कभी हायर प्राइसेस पे करनी पड़ती हैं और उनके पास जो है वो चॉइसेस भी कम होती है। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो कई मोनोपोली मार्केट्स को रेगुलेट करती है ताकि फर्म जो है वो कंज्यूमर्स को अनफेयर एक्सप्लॉयटेशन जो है वो ना कर सकें। और कुछ मोनोपलीज जो है वो गवर्नमेंट खुद ऑपरेट करती है ताकि पब्लिक इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। तो अगर इस सारे टॉपिक का कंक्लूजन निकाला जाए तो मोनोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे सिर्फ एक सेलर होता है। ठीक है, प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, एंट्री बैरियर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, फर्म जो होती है वो प्राइस मेकर होती है, मोनोपोली फर्म जो होती है वो पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही होती है और मार्केट में डायरेक्ट कंपटीशन ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होता है। तो ये थी जी मोनोपोली के मार्केट स्ट्रक्चर की डिटेल डिस्कशन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक भी अच्छे तरीके से समझ आ गया। तो जी अब हम डिस्कस करेंगे मोनोपोली इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन का क्या मतलब है, इस टॉपिक को जो है वो मैं काफ़ी डिटेल से जो है वो आपको बार बार जो है वो समझा चुकी हूँ। तो मोनोपोली में जी शॉर्ट रन का मतलब ये होता है कि मोनोपोलिस्ट जो होता है वो अपने प्लांट के साइज या फिक्स्ड कैपिटल को जो है वो फौरन से चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल का भी आप लोगों को पता है कि इसमें बिल्डिंग की फैक्ट्री आ जाती है, हैवी मशीनरी आ जाती है, लैंड आ जाती है, लार्ज इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो शॉर्ट रन में फिक्स्ड रहती हैं क्योंकि इन्हें इंक्रीज या डिक्रीज करना जो है वो बहुत टाइम और इन्वेस्टमेंट मांग रहा होता है। लेकिन मोनोपोलिस्ट जो है वो वेरिएबल फैक्टर्स को जो है वो एडजस्ट कर सकता है। अब वेरिएबल फैक्टर्स में जी लेबर आ जाता है, रॉ मटेरियल आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज आ जाता है और वर्किंग आवर्स आ जाते हैं। तो अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए तो मोनोपोलिस्ट जो है वो ज़्यादा वर्कर हायर कर सकता है या ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज़ कर सकता है। तो मोनोपोली मार्केट में जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि न्यू फर्म्स जो है वो मार्केट में एंटर हो ही नहीं सकती। मतलब एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इज रिस्ट्रिक्टेड। न्यू फर्म्स की तो एंट्री जो है वो मार्केट में रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो मोनोपोली ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और एंट्री बैरियर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसलिए शॉर्ट रन में जो है वो मोनोपोलिस्ट को कंपेटिटर्स की एंट्री का थ्रेट बिल्कुल भी नहीं होता। तो क्या कहते हैं, तो अब मोनोपोली फर्म के ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। तो मोनोपोली फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मोनोपोली फर्म का मेन गोल होता है कि उसने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है या अपने जो लॉसेस हैं उन्हें मिनिमाइज करना है। यानी मोनोपोलिस्ट जो है वो हर डिसीजन इस तरह से लेता है कि उसको जो है वो मैक्सिमम जो है वो फायदा मिल सके। ठीक है, तो अब मोनोपोली की जो है वो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम को समझने की कोशिश करते हैं। तो मोनोपोली में जी फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पर अचीव करती है जहां पर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर। क्या होता है कि जी मोनोपोली में फर्म इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पर अचीव करती है जहां पर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन भी है और मोनोपोली का जो है वो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि एक एडिशनल यूनिट को जी सेल करने से मिलने वाला जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू होता है।
और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है कि जी एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है वो मार्जिनल कॉस्ट होती है। ठीक है, अब फर्म जो है वो उस पॉइंट तक प्रोडक्शन इंक्रीज करती है जहां तक एडिशनल रेवेन्यू जो है वो एडिशनल कॉस्ट से ज़्यादा होती है। ठीक है, तब तक जो है वो अपनी प्रोडक्शन करती रहती है जब तक उसका मार्जिनल रेवेन्यू उसके मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होता है। लेकिन जहाँ पर उसका मार्जिनल रेवेन्यू उसके मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आ जाता है, वहाँ पर जी फर्म को जी मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है, तो उसी पॉइंट को जी हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का जो है वो एक काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। अब मोनोपोली में क्या कहता है, परफेक्ट कंपटीशन में क्या था कि प्राइस जो थी वो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के बराबर थी। ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं इसमें क्या है, इसमें जी क्या कहते हैं हमारी मोनोपोली में प्राइस जो है वो एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा होती है। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों? क्योंकि मोनोपोली में जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डिमांड कर्व क्या होते हैं? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मोनोपोलिस्ट जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी सेल करना चाहता है तो उसे प्राइस को कम करना पड़ेगा। कि फॉर एग्जांपल अगर मोनोपोलिस्ट जो है वो एक प्रोडक्ट को जो है वो 100 रुपए में सेल कर रहा है और उसे 10 यूनिट जो है वो सेल करने होते हैं, लेकिन वो 15 यूनिट सेल करना चाहता है, तो शायद उसे प्राइस जो है वो 100 रुपए से 90 रुपए करनी पड़े। यानी ज़्यादा क्वांटिटी को सेल करने के लिए मोनोपोलिस्ट को अपनी प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, यानी ज़्यादा क्वांटिटी सेल करने के लिए मोनोपोलिस्ट को अपनी प्राइस को रिड्यूस करना पड़ता है और इसी वजह से हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो हमारी प्राइस से कम होता है। ठीक है, अब हम एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के रिलेशनशिप्स को समझते हैं। ठीक है, तो मोनोपोली में जी हमारा एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो हमारे डिमांड कर्व के बराबर होता है, जो बराबर होती है हमारी प्राइस के। ठीक है, यानी एवरेज रेवेन्यू ही जो है वो हमारा डिमांड कर्व होता है। हमारा जो एवरेज रेवेन्यू कर्व जो होता है वो हमारा डिमांड कर्व होता है, क्योंकि डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इसलिए एवरेज रेवेन्यू भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, अब मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है वो एवरेज रेवेन्यू कर्व के हमेशा नीचे होता है। अब इसका रीजन ये है कि एडिशनल यूनिट सेल करने के लिए जी मोनोपोलिस्ट को एक्स्ट्रा यूनिट की प्राइस जो है वो पे करनी, एक्स्ट्रा यूनिट की प्राइस ही जो है वो कम मतलब कि एडिशनल यूनिट सेल करने के लिए मोनोपोलिस्ट को सिर्फ उस स्पेसिफिक यूनिट की प्राइस ही कम नहीं करनी पड़ती, बल्कि उससे पहले से सेल होने वाले यूनिट्स की प्राइस भी कम करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसी वजह से जी मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो एवरेज रेवेन्यू से कम होता है, यानी प्राइस जो होती है वो मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा होती है। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू से कम होता है और प्राइस जो होती है वो एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा होती है। अगर आप ये देखें कि ये मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है, ये मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है, ये एवरेज रेवेन्यू का कर्व है और यहाँ पे प्राइस डिटरमिन हो रही है। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंपल सी न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो सपोज करें कि जी मोनोपोलिस्ट जो है वो एक यूनिट 100 रुपए में सेल करते हैं, तो इसका मतलब टोटल रेवेन्यू जो है वो 100 रुपए है। तो अगर वो 2 यूनिट सेल करना चाहता है तो उसे अपनी प्राइस 100 रुपए से 90 रुपए करनी पड़ेगी। तो फिर उसको 90 रुपए पर अगर वो 1 यूनिट सेल कर रहा है तो वो क्या करते हैं, तो अगर वो 2 यूनिट सेल करेगा 90 रुपए की प्राइस पर तो उसका टोटल रेवेन्यू जो है वो 180 रुपए हो जाएगा। तो अब अगर सेकंड यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, तो जी सेकंड यूनिट का जी मार्जिनल रेवेन्यू होगा 80 रुपए। ठीक है, यानी सेकंड यूनिट से एडिशनल रेवेन्यू जो है वो सिर्फ 80 रुपए मिली, जबकि प्राइस 90 रुपए थी, इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो हमेशा प्राइस से कम होता है। ठीक है, अब अगर क्या कहते हैं मोनोपोली के इक्विलिब्रियम की डायग्राम को जी हम देखते हैं। ठीक है, तो डायग्राम में जी जो हमारा AR का कर्व है, ठीक है,
या डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जो हमारे डिमांड कर्व को जी रिप्रेजेंट करता है। एमआर कर्व जो है वो एआर कर्व के नीचे होता है और ज्यादा स्टीप स्लोप रखता है। ठीक है। अब मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होती है, क्योंकि एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस करने पर जी कॉस्ट जी बढ़ती है, जबकि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को कट करती है और उस पॉइंट को जी हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। ठीक है। उस पॉइंट को जी हम इक्विलिब्रियम पॉइंट ई कह रहे हैं, जहाँ पर हमारा मार्जिनल कॉस्ट का कर्व हमारे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पॉइंट ई जी हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और इसी पॉइंट पर मोनोपोलिस्ट जो है वो आउटपुट एम प्रोड्यूस करता है। ठीक है। इसी पॉइंट पर मोनोपोलिस्ट जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मोनोपोलिस्ट की प्राइस जो है वो डायरेक्टली एम सी इज इक्वल टू एम आर पॉइंट से नहीं निकलती, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ने जब मार्जिनल कॉस्ट के कर्व को इंटरसेक्ट किया तो इस इंटरसेक्शन के पॉइंट से जो है वो हमें ये नहीं पता चला कि प्राइस का जो है वो हमें डायरेक्टली नहीं पता चला। प्राइस को डिटरमिन करने के लिए जी हम इक्विलिब्रियम आउटपुट को जो है वो डिमांड कर्व यानी एवरेज रेवेन्यू कर्व तक अपवर्ड जो है वो प्रोजेक्ट किया जाता है। अब ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, लेकिन इस इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट पर प्राइस डिटरमिन नहीं होगी। प्राइस को डिटरमिन करने के लिए जी हमें इक्विलिब्रियम आउटपुट को जो है वो डिमांड कर्व पर जो है वो यानी एवरेज रेवेन्यू कर्व तक जो है वो ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है। मतलब इसी पॉइंट को अगर हम पूरा ऊपर लेकर जाएं अपने डिमांड कर्व पर, तो इस पॉइंट पर हमारे एवरेज रेवेन्यू कर्व पर जो है वो हमारी प्राइस डिटरमिन होगी। तो वहां से जो प्राइस ये निकलेगी वो हमारी जी मोनोपोलिस्ट की सेलिंग प्राइस होती है। ठीक है। यानी मोनोपोली में जी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, एम सी इज इक्वल टू एम आर, और प्राइस डिटर्मिनेशन कहाँ से होती है, हमारे डिमांड कर्व से हो रही होती है। ठीक है। अब शॉर्ट रन में जी मोनोपोली फॉर्म की जी जो है वो पॉसिबल 3 सिचुएशंस का जी सामना करना पड़ता है। ठीक है। तो हम इन 3 सिचुएशंस को जो है वो डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली पॉसिबल सिचुएशन है जी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन तब होती है जब हमारी प्राइस जो है वो एवरेज टोटल कॉस्ट से ज़्यादा होती है। ठीक है। हमारी प्राइस जो है वो टोटल कॉस्ट से या एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होती है। तो क्या कहते हैं, तो एवरेज कॉस्ट का मतलब है कि अगर क्या कहते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम आउटपुट पर जो है वो सेलिंग प्राइस जो है वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा हो, तो मोनोपोलिस्ट जो है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करता है। ठीक है। कि सपोज करें कि अब आप ये देखें कि ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, और यहाँ पर जी इनकी यहाँ जहाँ पर इनकी इंटरसेक्शन हुई है यहाँ पर ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पर जी हमारी आउटपुट डिटर्मिन हो गई है। लेकिन इस आउटपुट डिटर्मिनेशन से अभी भी हमें प्राइस का पता नहीं चला। तो इसी पॉइंट को लेके जब हम डायरेक्टली अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे और अपने डिमांड कर्व पर जाएंगे तो हमें मिलेगी हमारी प्राइस। ठीक है। तो यहाँ पर जी डिमांड कर्व पर जी हमारी प्राइस डिटर्मिन हो रही है। तो ये जी हमारी प्राइस है, लेकिन हमारी जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो कम है। ठीक है। हमारी जो एवरेज कॉस्ट कर्व है जो वो प्राइस से नीचे है, इसका मतलब हमारी प्राइस ज़्यादा है एवरेज टोटल कॉस्ट से। तो इसका मतलब ये है कि फर्म जो है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर रही है। ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि क्या कहते हैं कि अगर प्राइस पोस्ट करें जी 150 रुपीज़ है और एवरेज टोटल कॉस्ट जी 100 रुपये है, तो प्रॉफिट पर यूनिट कितना हो जाएगा, 50 रुपये हो जाए, 50 रुपये हो जाएगा। और अगर फर्म 1000 यूनिट सेल करे तो टोटल प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। मोनोपोली फर्म जो है वो अक्सर हाई प्रॉफिट अर्न करती हैं, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन नहीं होता और एंट्री बैरियर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अगर हम डायग्राम में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो एआर कर्व और एटीसी कर्व के दरमियान जो गैप है
AR कर्व, ठीक है। और ATC कर्व मतलब SAC शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के दरमियान जो गैप है, ये इस गैप को जी क्या करते हैं, हमारा शो करता है कि ये जी हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये जी थी हमारी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन, कि जब प्राइस जो है वो एवरेज टोटल कॉस्ट या शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगी इक्विलिब्रियम आउटपुट पर, तो इसका मतलब ये है कि फर्म जो है मोनोपोलिस्टिक फर्म जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है। अब जी दूसरी सिचुएशन है नॉर्मल प्रॉफिट की। अब ये तब होता है जब हमारी प्राइस जो है वो हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट या शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है। तो इस सिचुएशन में मोनोपोलिस्ट जो होता है वो अपनी तमाम कॉस्ट कवर कर लेता है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है वो अर्न नहीं कर पाता और बिजनेसेस जो है वो स्टेबल कंडीशन में होते हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स में नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, यानी फर्म जो है वो सिर्फ अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कवर कर रही होती है, ठीक है। तो अगर आप ये देखें कि क्या कहते हैं कि ये जी हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हमारी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, और अगर इसी पॉइंट पर ये हमारी इक्विलिब्रियम आउटपुट है, और अगर हम इसी पॉइंट को जो है वो ऊपर प्रोजेक्ट करें और अपने डिमांड के ऊपर लेकर जाएं, तो यहाँ जी हमारी प्राइस डिटर्मिन हो रही है। तो यहाँ पर हमारा जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है या या एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व जो है वो हमारे डिमांड कर्व के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि प्राइस और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो है वो एक दूसरे के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं कि मोनोपोलिस्ट जो है वो क्या कहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि इस सिचुएशन में मोनोपोलिस्ट जो है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा, ठीक है। अब तीसरी सिचुएशन है जी लॉस लॉस की सिचुएशन। अब ये तब होता है जब हमारी प्राइस जो है वो कम होती है हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट से, ठीक है। हमारी प्राइस जो है वो कम होती है हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट से या शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से। जब हमारी प्राइस कम होती है तो उसको हम कहते हैं कि जी हमारी जो मोनोपोलिस्टिक फर्म है वो लॉस का सामना कर रही है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि प्राइस चाहे कम होती है एवरेज टोटल कॉस्ट से, ठीक है, लेकिन प्राइस जो है वो या बराबर होगी या ज़्यादा होगी या बराबर होगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, ठीक है। प्राइस या तो बराबर होगी या ज़्यादा होगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। अगर आप ये देखें तो ये जी हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व को जी इंटरसेक्ट कर रहा है, या इस पॉइंट पर जी हमारी इक्विलिब्रियम आउटपुट डिटर्मिन हो गई है। और अगर हम इस पॉइंट को डायरेक्ट ऊपर प्रोजेक्ट करें तो क्या कहते हैं, तो ये जी हमारे डिमांड कर्व पर हमारी प्राइस डिटर्मिन हो रही है, तो ये जी हमारी प्राइस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है या शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो हमारी प्राइस से ऊपर है। इसका मतलब ये है कि प्राइस कम है हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट से। लेकिन अगर आप ये नोटिस करें कि इस पॉइंट पर हमारी प्राइस डिटर्मिन हो रही है और हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व भी जो है वो क्या कहते हैं डिमांड कर्व को इसी पॉइंट पर टच कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी प्राइस जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है। तो अगर प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रही हो तो मोनोपोलिस्ट जो है वो शॉर्ट रन में प्रोडक्शन को जो है वो कंटिन्यू रख कर सकता है, ताकि लॉसेस को जो है वो मिनिमाइज किया जा सके। अब इस पॉइंट को हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें कि फर्म की कुछ कॉस्ट जो है वो शॉर्ट रन में फिक्स्ड होती हैं, जो प्रोडक्शन हो फिक्स्ड होती हैं, तो प्रोडक्शन हो ना हो फिर भी जो है वो उन्हें पे करनी पड़ती हैं, जैसे बिल्डिंग का रेंट है और मशीनरी की कॉस्ट है। तो अगर फर्म टेम्परेरीली प्रोडक्शन को कंटिन्यू करे और वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर ले तो फिक्स्ड कॉस्ट का कुछ हिस्सा जो है वो रिकवर हो सकता है। तो इसलिए शॉर्ट रन में जी मोनोपोली जो है मोनोपोली फर्म जो है वो लॉसेस के बावजूद जी प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। तो ये थी जी क्या कहते हैं हमारे मोनोपोली इन द शॉर्ट रन की डिटेल डिस्कशन।
अब अगर क्या कहते हैं, अब मोनोपोली इन द शॉर्ट रन के मैं इम्पोर्टेंट फीचर्स को समराइज करूं, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि मोनोपोली फर्म जो होती है वो प्राइस मेकर होती है, यानी उसके पास मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस करने की पावर होती है। दूसरा पॉइंट यह है कि मोनोपोली के डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, मतलब ज्यादा क्वांटिटी सेल करने के लिए फर्म को जो है वो अपनी प्राइस को रिड्यूस करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट जो है जी, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो कम होता है हमारे एवरेज रेवेन्यू या प्राइस से, मतलब यानी हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा हमारी प्राइस से कम होता है। चौथा इम्पोर्टेंट फीचर है जी, क्या कहते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होती है हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। ठीक है, जिसे हम मोनोपोली का प्रॉफिट, जिसे हम मोनोपोली की प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन भी कहते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है जी, शॉर्ट रन में मोनोपोली फर्म जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है और लॉसेस का सामना भी कर सकती है। ठीक है, तो मोनोपोली में जी फर्म मार्केट की एक सिंगल या सोल सेलर होती है, इसलिए उसके पास प्राइस कंट्रोल होता है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी सेल करने के लिए जी उसे प्राइस को रिड्यूस करना पड़ता है। अब फर्म उस पॉइंट पर प्रोडक्शन करती है जहां मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। कॉस्ट और डिमांड कंडीशंस के मुताबिक जी मोनोपोलिस्ट को एक्स्ट्रा प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट या लॉसेस भी हो सकते हैं। तो अगर इस सारे टॉपिक का कंक्लूजन निकाला जाए तो मोनोपोली जो है वो शॉर्ट रन में फर्म का बिहेवियर जो है वो परफेक्ट कंपटीशन से डिफरेंट होता है। अब मोनोपोली फर्म जो है वो प्राइस मेकर होती है और उसका डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम एमसी इज इक्वल टू एमआर पर अचीव करती है और प्राइस जो है वो डिमांड कर्व से डिटरमिन होती है। शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्ट जो है वो डिफरेंट प्रॉफिट सिचुएशन फेस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन मार्केट डिमांड और प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ये थी जी मोनोपोली इन द शॉर्ट रन की डिटेल डिस्कशन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक भी जो है वो काफी अच्छे तरीके से समझ आ गया हो। द लॉन्ग रन को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो लॉन्ग रन का मीनिंग जो है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि इकोनॉमिक्स में लॉन्ग रन एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पर फर्म जो है वो अपने तमाम वेरिएबल फैक्टर्स को, जो तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो है वो चेंज कर सकती है। यानी शॉर्ट रन की तरह कोई भी फैक्टर जो है वो परमानेंटली फिक्स्ड नहीं रहता। अब मोनोपोली के लॉन्ग रन में जी मोनोपोलिस्ट जो होता है वो अपने प्लांट के साइज को जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है कि अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाए तो फर्म जी अपनी फैक्ट्री एक्सपैंड कर सकती है, नई मशीनरी इंस्टॉल कर सकती है और प्रोडक्शन स्केल को बढ़ा सकती है। इसी तरह अगर डिमांड कम हो जाए तो फर्म जो है वो प्रोडक्शन स्केल को रिड्यूस भी कर सकती है। तो लॉन्ग रन में जिस सब फैक्टर्स वेरिएबल बन जाते हैं, इसका मतलब लेबर, रॉ मटेरियल, मशीनरी, फैक्ट्री साइज और टेक्नोलॉजी सबको जो है वो एडजस्ट किया जा सकता है लॉन्ग रन में। तो फर्म जी अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए नए मेथड्स भी जो है वो अडॉप्ट कर सकती है लॉन्ग रन में। लेकिन मोनोपोली का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि लॉन्ग रन में भी न्यू फर्म जो है वो मार्केट में एंटर नहीं कर सकती। अब ये मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का मेजर डिफरेंस है। किस तरह से? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में अगर फर्म्स हाई प्रॉफिट अर्न करती थी तो न्यू फर्म्स ही मार्केट में एंटर कर जाती थी और इवेंचुअली जी प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल लेवल तक आ जाता था। लेकिन मोनोपोली में स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री होते हैं, इसलिए कंपटीशन डेवलप ही नहीं होता। यानी मोनोपोली फर्म जो है वो लॉन्ग रन में भी जो है वो मार्केट की ओनली सोल सेलर होती है और इसे नए कंपटीटर्स का प्रेशर जो है वो फेस नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब हम मोनोपोली की लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो मोनोपोली फर्म जो है वो लॉन्ग रन में भी उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम अचीव करती है जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। अब ये सेम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन है जो शॉर्ट रन में भी थी। फर्म उस आउटपुट लेवल को चूज करती है जहां पर एडिशनल रेवेन्यू जो है वो एडिशनल कॉस्ट के बराबर है। लेकिन मोनोपोली में एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप जो है वो हमेशा रहता है कि प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, कि प्राइस जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू से
ज़्यादा होती है, क्योंकि मोनोपोली की डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ज़्यादा क्वांटिटी सेल करने के लिए मोनोपोलिस्ट को प्राइस रिड्यूस करनी पड़ती है और इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस से कम होता है। तो प्राइस डिटर्मिन करने के लिए मोनोपोलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम आउटपुट को जो है वो डिमांड कर्व यानी एवरेज रेवेन्यू कर्व तक प्रोजेक्ट करते हैं और वहां से जो प्राइस मिलती है वो मोनोपोलिस्ट की सेलिंग प्राइस होती है। यानी मोनोपोली जो है वो इक्विलिब्रियम का कंप्लीट रिलेशनशिप होता है। एम सी इज इक्वल टू एम आर और फिर प्राइस ग्रेटर देन एम आर। अब मोनोपोली जो है वो अब मोनोपोली इन द लॉन्ग रन का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि मोनोपोली में लॉन्ग रन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो हो सकता है। ठीक है, मतलब ये पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के केस में जी क्या कहते हैं, लॉन्ग रन में जो है वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता था। ठीक है, क्योंकि न्यू फर्म्स एंट्री करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट को खत्म कर देती थी। लेकिन मोनोपोली में जी एंट्री बैरियर स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए कोई न्यू कंपेटिटर जो है वो मार्केट में आ ही नहीं सकता। इसलिए मोनोपोलिस्ट जो है वो लॉन्ग रन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब इस प्रोसेस को जी सिंपल सी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज करें कि जी एक मोनोपोली फर्म है, वो बहुत हाई प्रॉफिट अर्न कर रही है। प्रॉफिट कंपटीशन होती तो दूसरी फर्म्स भी मार्केट में एंटर करती और सप्लाई को इंक्रीज कर देती, और सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से प्राइस और प्रॉफिट दोनों कम हो जाते हैं। लेकिन मोनोपोली में जी पेटेंट्स होते हैं, फर्म के पास लाइसेंस होते हैं, लीगल प्रोडक्शन या हाई सेटअप कॉस्ट की वजह से जी दूसरी फर्म्स मार्केट में एंट्री नहीं कर पाती, इसलिए मोनोपोलिस्ट का एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यू ही रहता है। ठीक है, तो ये था जी क्या कहते हैं मोनोपोली इन द लॉन्ग रन की डिटेल डिस्कशन। अब हम इसके डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। अब डायग्राम में जो ए आर कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि ये हमेशा डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं, और एम आर कर्व जो है वो ए आर कर्व के नीचे होता है। अब एम सी कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है और एमआर कर्व को जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कट करती है, और इसी पॉइंट पर जी हमें इक्विलिब्रियम आउटपुट क्यू मिलती है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो अगर हम डायग्राम में जो है वो बेसिकली ये दिखाया गया है कि प्राइस प्राइस जो है इज ग्रेटर देन एवरेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का, या लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट का, यानी प्राइस जो है वो एवरेज टोटल कॉस्ट से ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से फर्म जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रही है। ठीक है, तो ये था जी क्या कहते हैं मोनोपोली इन द लॉन्ग रन की डायग्राम की डिस्कशन। अब हम देखते हैं मोनोपोली के लॉन्ग रन के इम्पॉर्टेंट फीचर्स को। सबसे पहला फीचर है जी कंटिन्यूड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब मोनोपोली फर्म लॉन्ग रन में भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करती रहती है। इसका मेन रीजन है स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री, कि जब न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर ही नहीं कर सकती तो मोनोपोलिस्ट के प्रॉफिट को कोई रिड्यूस नहीं कर सकता। इसलिए मोनोपोली जो है वो लॉन्ग रन में भी हाईली प्रॉफिटेबल हो सकती है। दूसरा फीचर है जी नो कम्पिटिटिव प्रेशर, मतलब मोनोपोली फर्म जो है वो मार्केट की ओनली सेलर होती है और उससे डायरेक्ट कंपटीशन जो है वो फेस नहीं करना पड़ता। तो परफेक्ट कंपटीशन में जी फर्म्स कंटिन्यूसली जो है वो कंपटीशन फेस करती हैं और उन्हें प्राइसेस लो रखनी पड़ती हैं। लेकिन मोनोपोली में जी ऐसा प्रेशर जो है वो बहुत कम होता है। मोनोपोलिस्ट को जी कंपेटिटर्स की वजह से प्राइसेस रिड्यूस करने की जो है वो ज़रूरत ही नहीं होती, इसलिए मोनोपोली फर्म जो है वो कभी कभी हायर प्राइसेस भी चार्ज करती हैं। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है जी इनएफिशिएंसी कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन के इकोनॉमिस्ट के मुताबिक जी मोनोपोली जो है वो मार्केट मोनोपोली मार्केट जो है वो परफेक्ट कंपटीशन के मुकाबले में लेस सफिशिएंट होती है। इसका मेन रीज़न ये है कि मोनोपोली में आउटपुट लोअर होती है, कम होती है, प्राइसेस हायर होती हैं और एवरेज टोटल कॉस्ट जो होती है वो मिनिमम पॉइंट पर होती है। मतलब परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जो होती हैं वो लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पर प्रोडक्शन करती थी और कस्टमर्स को लोअर प्राइस मिलती थी। लेकिन मोनोपोली में मोनोपोलिस्ट जो होते हैं वो इंटेंशनली आउटपुट को लिमिटेड रखते हैं ताकि हायर प्राइस
और हायर प्रॉफिट्स को जो है वो मेंटेन रखा जा सके। लेकिन इसका नुकसान जो है वो कस्टमर्स को होता है, क्योंकि उन्हें हायर प्राइसेस जो है वो पे करनी पड़ती हैं और प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी होती है वो भी कम अवेलेबल होती है। अब इस इनएफिशिएंसी को जी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करें कि एक मोनोपोली कंपनी मेडिसिन को प्रोड्यूस कर रही है, तो अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करे तो प्राइसेस कम हो सकती है और अगर ज़्यादा पेशेंट्स मेडिसिन अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन मोनोपोलिस्ट जो है वो कभी कभी इंटेंशनली जो है वो लिमिटेड प्रोडक्शन करता है ताकि प्राइसेस हाई रहें और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। इसी वजह से मोनोपोली को जी सोशली लेस एफिशिएंट माना जाता है। अब चौथा इंपॉर्टेंट फीचर है जी एंट्री बैरियर्स रिमेन स्ट्रॉन्ग। यानी मोनोपोली जो है वो लॉन्ग रन में सरवाइव इसीलिए करती है क्योंकि बैरियर्स टू एंट्री कंटिन्यूसली मौजूद रहते हैं। अब ये बैरियर्स डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं। सबसे पहला बैरियर है जी लीगल रिस्ट्रिक्शन की वजह। लीगल रिस्ट्रिक्शन होती है ये गवर्नमेंट पेटेंट या लाइसेंस के थ्रू मोनोपोली को प्रोटेक्ट करती है। पेटेंट जो है वो एक बेसिकली एक लीगल राइट होता है जो कंपनी को किसी इन्वेंशन पर एक्सक्लूसिव कंट्रोल देते हैं और दूसरी फर्म जो है वो उस प्रोडक्ट को लीगली प्रोड्यूस नहीं कर सकती। दूसरा बैरियर है जी कंट्रोल ओवर की रिसोर्सेज। अगर मोनोपोली फर्म जो है वो इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल या नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करती हो तो न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर नहीं कर पाती। तीसरा बैरियर है जी हाई सेटअप कॉस्ट। ये कुछ इंडस्ट्रीज में जी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और हर फर्म जो है वो इतना कैपिटल अरेंज नहीं कर सकती। कि फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लें कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की जो एग्जांपल है वो मोनोपोली की जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जांपल है कि कई रीजन्स में सिर्फ एक कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। तो अगर लॉन्ग रन में भी दूसरी फर्म्स मार्केट में एंटर नहीं करती क्योंकि गवर्नमेंट लाइसेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है और इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क इस्टेब्लिश करना जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसलिए मोनोपोली फर्म्स होती हैं वो लॉन्ग रन में भी मार्केट पर कंट्रोल मेंटेन रखती हैं और प्रॉफिट जो है वो जनरेट करती हैं। तो अगर हम इस सारे टॉपिक को सिंपल वर्ड्स में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो मोनोपोली जो है वो लॉन्ग रन में फर्म मोनोपोली मोनोपोली जो है वो लॉन्ग रन में फर्म मार्केट की ओनली सिंगल सेलर होती है। न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर नहीं कर सकती क्योंकि बैरियर्स टू एंट्री जो है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम जो है फर्म का इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम अचीव करती है जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होते हैं और प्राइस जो है वो डिमांड कर्व से डिटरमिन होती है क्योंकि कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता। मोनोपोलिस्ट जो है वो लॉन्ग रन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं तो उस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन ये है कि मोनोपोली जो है वो लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन से बहुत डिफरेंट होती है। परफेक्ट कंपटीशन में जी लॉन्ग रन एडजस्टमेंट की वजह से सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट रहता है, लेकिन मोनोपोली में बैरियर्स टू एंट्री की वजह से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। मोनोपोली फर्म्स होती हैं वो प्राइस मेकर्स होती हैं, आउटपुट को कंट्रोल करती हैं और मार्केट में कंपटीशन की एब्सेंस की वजह से जी हायर प्राइसेस चार्ज करती हैं। तो ये थी जी मोनोपोली इन द लॉन्ग रन की डिटेल डिस्कशन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। पावर तो क्या कहते हैं तो मोनोपोली पावर का क्या कहते हैं मोनोपोली बिहेवियर मोनोपोली बिहेवियर का जो है वो आप लोगों की आउटलाइन का 8th मॉड्यूल है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इस मॉड्यूल का सबसे पहला टॉपिक है जी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब ये टॉपिक जो है वो मोनोपोली और फर्म्स के प्राइसिंग बिहेवियर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का सिंपल मतलब होता है कि एक ही प्रोडक्ट को जो है वो डिफरेंट लोगों को मुख्तलिफ प्राइसेस पर सेल करना। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? प्रोडक्ट सेम ही है लेकिन मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ प्राइस पर बेचा जा रहा है। यानी सेलर जो है वो अपनी सेम प्रोडक्ट को अपनी सेम सर्विस के लिए जो है वो अलग अलग प्राइजेस जो है वो कस्टमर से चार्ज कर रहा है। प्रोडक्ट सेम होता है लेकिन हर कस्टमर से ली गई प्राइस जो होती है वो
डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स अ सेलर चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विस। कि सेम प्रोडक्ट और सर्विस के लिए कस्टमर जो है वो मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ प्राइसेस जो है वो चार्ज करते हैं। अब सवाल ये आता है कि फर्म जो होती हैं या सेलर्स जो होते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं? तो बेसिकली वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका बेसिक गोल होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो जनरेट करना चाहते हैं। अब फर्म जो होती है वो ये समझती है कि हर जो होता है वो इंडिविजुअल उसकी विलिंगनेस टू पे जो है वो अलग होती है। ठीक है? फर्म को ये लगता है कि हर इंडिविजुअल की विलिंगनेस टू पे कि एक चीज़ के लिए वो कितना पैसे जो है वो एक कस्टमर पे करना चाहता है वो डिफरेंट होती है। कुछ कस्टमर्स की जो है वो कुछ कस्टमर जो हैं वो किसी प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा पैसे देने के लिए रेडी होते हैं और कुछ जो है वो कम पैसे देने के लिए जो है वो तैयार होते हैं। तो फर्म बेसिकली कोशिश करती है कि हर कस्टमर से जो है वो उसकी विलिंगनेस टू पे के अकॉर्डिंग जो है वो प्राइस चार्ज करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया जा सके। अब विलिंगनेस टू पे का मतलब क्या है? विलिंगनेस टू पे का मतलब ये है कि किसी कस्टमर की मैक्सिमम पेमेंट जो किसी प्रोडक्ट के लिए जो है वो देने के लिए रेडी हो जाए। मतलब हर इंसान की इनकम, उसके प्रेफरेंसेस और उसकी नीड्स जो होती हैं वो अलग होती हैं। इसीलिए विलिंगनेस टू पे भी जो होती है वो हर इंडिविजुअल की डिफरेंट होती है। ठीक है? अब इसको जी क्या कहते हैं रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि आपने अगर देखा होगा ये क्या कहते हैं कि जब आप सिनेमास में जाते हैं तो सिनेमास में स्टूडेंट्स को जी डिस्काउंटेड रेट पर जी मूवी टिकट्स मिलती हैं। अब स्टूडेंट्स को जी सेम मूवी टिकट जो है वो कम प्राइस पर दी जाती है जबकि अडल्ट्स को जो है वो ज़्यादा प्राइस जो है वो उसी सेम मूवी टिकट के लिए पे करनी पड़ती है। मूवी भी सेम है, सीट भी सेम है, एक्सपीरियंस भी सेम है, लेकिन प्राइसेस डिफरेंट है। तो इसको कहेंगे जी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसी तरह सीनियर सिटीजन्स को जी बस में, ट्रेन में या एयरलाइंस में डिस्काउंट्स मिल रहे होते हैं। ठीक है? और एल्डरली पीपल लोग और बुजुर्ग लोगों को जो है वो लोगों से जो है वो लो प्राइस जो है वो चार्ज की जाती है। तो ये भी क्या है? ये भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। अगर आप एयरलाइन टिकट की बात करें तो एयरलाइन टिकट्स की जो प्राइसेस है उसकी बहुत एक फेमस एग्जांपल है कि एक ही फ्लाइट में जी दो पैसेंजर्स हैं। ठीक है? लेकिन वो डिफरेंट प्राइसेस पे करते हैं। जो पैसेंजर जो है वो बहुत पहले बुकिंग कराते हैं उनको जी चीप टिकट मिल जाती है और जो लास्ट मोमेंट पर आकर टिकट कराता है, बुकिंग करवाता है टिकट की, उसको जी एक्सपेंसिव टिकट मिलती है। तो सीट तो सेम ही होती है, प्लेन भी सेम ही होता है, एक्सपीरियंस भी सेम ही होता है, लेकिन प्राइसेस क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स में भी जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करती है। अगर आप कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करने वालों को जो है वो एक रेट लगता है और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करने वालों को जी हाई रेट लगता है। यानी यूसेज के लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो प्राइसेस डिफरेंट होती हैं। तो ये भी जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को शो करता है। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की जो है वो सर्टन टाइप्स होती हैं। ठीक है? इकोनॉमिक्स में जी जनरली इसकी तीन टाइप्स होती हैं। तो पहली है जी फर्स्ट डिग्री डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है? सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और जी थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब ये इनका मतलब क्या होता है इनको हम फर्दर जो है वो काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो जी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का जी मेन आइडिया जो है वो क्या कहते हैं क्या होता है कि हर कस्टमर की विलिंगनेस टू पे डिफरेंट होती है। तो हम ये ट्राई करती है कि वो हाई विलिंगनेस वाले कस्टमर से हाई प्राइस चार्ज करे और लो विलिंगनेस वाले कस्टमर से लो प्राइस चार्ज करे। इसी तरह फॉर्म ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी कर लेती है और प्रॉफिट भी जो है वो आसानी से जनरेट कर लेती है। ठीक है? अब सवाल ये है कि हर फर्म जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं कर सकती?
ठीक है, इसलिए कुछ इम्पोर्टेंट जो इसके लिए जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशंस जो होती हैं वो ज़रूरी होती है। तो सबसे पहली कंडीशन होती है जी मार्केट पावर। अगर फर्म के पास जी कुछ कंट्रोल होना चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी मार्केट जो है वो मार्केट की प्राइस जो होती है वो फिक्स होती है। मोनोपोली या इम्परफेक्ट कंपटीशन में फर्म के पास प्राइस कंट्रोल होता है, इसलिए वो डिफरेंट प्राइसेस जो है वो चार्ज कर सकती हैं। दूसरी कंडीशन है जी कस्टमर्स को सेपरेट ग्रुप्स में जी डिवाइड किया जाए। ठीक है, कस्टमर्स को सेपरेट ग्रुप्स में डिवाइड करना और फॉर्म को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन स्टूडेंट है, कौन सीनियर सिटीजन है, कौन बिजनेस ट्रैवलर है और कौन टूरिस्ट है। तो अगर फॉर्म कस्टमर्स को सेपरेट नहीं कर सकती तो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करना जो होगा वो फॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन है जी रीसेल जो है वो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। रीसेलिंग इज नॉट पॉसिबल, यानी जिस कस्टमर ने लो प्राइस पर प्रोडक्ट खरीदा है वो उसको हाई प्राइस वालों को रीसेल नहीं कर सकता। कि अगर इसको हम सपोज करें कि क्या कहते हैं कि स्टूडेंट्स को जी मूवी टिकट 300 की मिलती है और अडल्ट्स को जी मूवी टिकट 800 की मिलती है। तो अगर स्टूडेंट अपनी चीप टिकट जो है वो अडल्ट को सेल कर दे तो फर्म का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का तो सिस्टम ही फेल हो जाएगा। इसलिए फर्म जो है वो रीसेल को रोकने की कोशिश करती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, अगर यहाँ पर एक और डीप इंसाइट को समझने की कोशिश की जाए तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो होती है वो कभी कभी कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिशियल भी होती है, क्योंकि अगर फर्म सबसे सेम प्राइस चार्ज करे तो लो इनकम कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट बाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन लो प्राइसेस की वजह से वो भी मार्केट में आ जाते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर लेते हैं। दूसरी तरफ जो है वो कभी कभी फर्म्स बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी कमा लेती हैं और कुछ कस्टमर्स को जो है वो अनफेयरली हाई प्राइसेस जो है वो देनी पड़ती हैं। इसलिए इकोनॉमिस्ट जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को एक मिक्स्ड फिनोमेना का जो है वो नाम दे रहे होते हैं। तो अगर इसकी मैं एक और एग्जांपल देकर अगर इस सारे कॉन्सेप्ट को अगर हम दोबारा से रिकॉल करें तो सपोज करें कि जी एक अम्यूजमेंट पार्क है। अब अडल्ट की जो टिकट है वो 1000 रुपया है, बच्चों की टिकट जी 500 रुपया है। अब राइड सेम है, पार्क सेम है, सर्विस सेम है, लेकिन प्राइसेस जो है वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि बच्चों वाली फैमिली जो होती हैं वो हाई प्राइसेस अफोर्ड नहीं कर सकती और उनकी विलिंगनेस टू पे जो होती है वो कम होती है। पार्क मैनेजमेंट जो होती है वो लो प्राइसेस ऑफर करती करके जो है वो ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है और अपना टोटल प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज करती है। इसी तरह एयरलाइन जो है वो बिजनेस ट्रैवलर से हाई प्राइसेस चार्ज करती हैं, क्योंकि उनको अर्जेंट ट्रैवल करना होता है और वो ज़्यादा पे करने को रेडी होते हैं, जबकि टूरिस्ट जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं और लो प्राइसेस जो है वो सर्च कर रहे होते हैं। इसलिए एयरलाइंस जो होती हैं वो डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करती हैं। ठीक है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट कस्टमर्स को डिफरेंट प्राइसेस पर सेल करना ताकि फर्म जो है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। तो ये था जी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।